मैं जब उस पार्टी में गया तो मेरी नज़र वहाँ पर जितनी भी खूबसूरत लड़कियाँ आ रही थीं उन्हें देख रही थी। मैं वहीं पर खाने पीने के काउंटर पर बैठ गया और फिर मैंने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया और म्यूजिक के साथ में अपनी गर्दन को हिलाने लगा। लेकिन अभी भी मेरी नज़रें वहाँ पर किसी ऐसी खूबसूरत लड़की को तलाश कर रही थीं जिसके साथ मैं भी पार्टी में डांस कर सकूं कि तभी मेरी नज़र अचानक ही एक खूबसूरत सी लड़की पर जाकर टिक गई। वाकई में वह लड़की सर से पैर तक बला की बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसा लगता था कि जैसे उसे भगवान ने बहुत ही फुर्सत से तराशा हो। वह पूरी की पूरी परी लग रही थी। दिखने में भी वह बहुत ही अमीर परिवार की लड़की लग रही थी। मैंने तुरंत ही अपनी कोल्ड ड्रिंक को ख़त्म किया और इससे पहले कि कोई और आकर उस खूबसूरत लड़की के साथ डांस करने लगता, मैं जल्दी से लपक कर उस लड़की के पास पहुंचा। उसके पास पहुंचकर मैंने डांस करना शुरू कर दिया और डांस करते करते उसे देखकर मैंने हल्की सी स्माइल भी पास की। लेकिन उसने तो मुझे पूरी तरह से इग्नोर ही कर दिया। ये देखकर मुझे बड़ी ही हैरानी हुई कि किसी लड़की ने मुझे इग्नोर कर दिया, क्योंकि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। उसके इस तरह से मुझे इग्नोर करने से मुझे बहुत धक्का लगा। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि इस लड़की को तो मैं अपना दीवाना बनाकर ही रहूँगा। उसके बाद मैंने अपने कुछ बेहतरीन डांस मूव्स दिखाए, जिन्हें देखकर वहाँ पर डांस करने वाले सभी लोग मेरी तारीफ करने लगे, जिससे उस लड़की का भी ध्यान मेरी तरफ गया और फिर वह थोड़ा रुक कर मुझे नोटिस करने लगी। मुझे लगा कि अब तो शायद ये लड़की मुझसे दोस्ती कर ही लेगी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वह अचानक वहाँ से पता नहीं कहाँ चली गई। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा कि आखिर ये लड़की अपने आप को समझती क्या है। मेरी नज़र उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगी, लेकिन वह लड़की तो मुझे कहीं भी दिखाई ही नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि शायद वह कहीं बाहर की तरफ तो नहीं चली गई, इसीलिए मैं भी गेट से बाहर निकलकर उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। बाहर खड़े हुए गार्ड से जब मैंने पूछा कि रेड कलर की ड्रेस पहने हुए क्या कोई लड़की इधर से गई है, तो वह कहने लगा कि आप स्नेहा मैडम की बात कर रहे हैं। गार्ड की बात सुनकर मैं थोड़ा सा चौंका। मैंने उससे कहा कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो? तो वह मुझसे कहने लगा कि स्नेहा मैडम को कौन नहीं जानता, वह तो इस शहर के करोड़पति मिस्टर आलूवालिया की इकलौती बेटी हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही तो वह इस शहर में वापस आई हैं और मिस्टर आलूवालिया ने उनके नाम से ही एक और नया बिजनेस भी स्टार्ट किया है। अभी तक तो स्नेहा मैडम लंदन में ही रहती थी। उस गार्ड की बातें सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। मैंने अपनी जेब से 500 रुपये का एक नोट निकाला और उसकी तरफ आगे बढ़ाया। उसने तुरंत ही लपक कर उस नोट को अपने हाथ में लिया। मैंने उससे कहा, और क्या क्या जानते हो तुम स्नेहा मैडम के बारे में? तो वह मुस्कुराकर कहने लगा, दरअसल आलूवालिया साहब अपनी इकलौती बेटी के लिए एक काबिल दामाद ढूंढ रहे हैं, जो शादी के बाद उनके बिजनेस को उनकी बेटी के साथ में ही संभाल सके। इतनी सारी जानकारी मेरे लिए अब काफ़ी थी। थोड़ी देर के बाद जब मैं पार्किंग एरिया में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर दो लड़के स्नेहा के साथ गलत तरह से पेश आ रहे थे। मैंने तुरंत ही वहां पर हीरो की तरह एंट्री मारकर उन लड़कों को वहां से भगा दिया। अभी तक मैं स्नेहा को जिस तरह से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ट्राई कर रहा था, उससे वह एक बार भी मुझसे खुश नहीं हुई थी। लेकिन अब तो मामला पूरा उल्टा ही हो गया था। स्नेहा तुरंत ही मेरे पास दौड़ कर आई और उसने मुझे थैंक यू कहा। वो कहने लगी कि दरअसल मैं कुछ दिन पहले ही लंदन से यहाँ आई हूँ और इसीलिए मुझे यहाँ के माहौल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सही टाइम पर यहाँ आ गए, वरना मैं तो इन लड़कों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने तुरंत ही अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम विक्रम कपूर है। मेरे पापा शरद कपूर इस शहर के जाने माने सबसे बड़े वकील हैं। ये सुनकर स्नेहा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। फिर मैंने उसके बारे में पूछा
उसने मुझे जो कुछ भी बताया वह तो मैं पहले ही उसके बारे में जान चुका था, लेकिन बस फॉर्मेलिटी के लिए मैंने उससे सब कुछ पूछने का नाटक किया था। वो कहने लगी कि मैं बहुत ही कम उम्र तक ही इंडिया में रही हूँ और इसीलिए यहाँ पर मेरा कोई भी खास दोस्त नहीं बन पाया है। मेरे सारे दोस्त लंदन के ही हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तो मैं आ गया हूँ ना, तो मैं बनूंगा आपका सबसे अच्छा दोस्त। मैं भी उसे खुश करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। स्नेहा कहने लगी कि इतने सालों में ये शहर बहुत ज़्यादा बदल गया है। अब तो मैं यहाँ के बारे में बहुत कुछ भूल भी गई हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो फिर मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। चलो एक काम करते हैं, फिर हम दोनों कल मिलते हैं। कल मैं तुम्हें इस शहर की सबसे फेमस जगहों पर घुमाने ले जाऊंगा और यहाँ की जो भी फेमस डिशेज हैं वह सब खिलाऊंगा। मेरी बात सुनकर वह बहुत खुश हो गई। उसके बाद वह अपनी गाड़ी में बैठकर वापस अपने घर चली गई। मैं भी उस दिन जल्दी ही अपने घर लौट आया। जब मैं आराम से अपने बिस्तर पर लेटा तो मेरी आंखों से नींद तो पूरी तरह से गायब थी, क्योंकि मेरी आंखों के सामने से स्नेहा का वह खूबसूरत चेहरा बार बार तैर रहा था। वह मेरी नज़रों से हट ही नहीं रही थी। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी थी और मेरा दिल उसे पाने के लिए बहुत ही बेताब हो रहा था। मैं सोचने लगा कि अगर मेरी स्नेहा से शादी हो गई तो एक तो मैं करोड़ों की जायदाद का अकेला मालिक हो जाऊंगा और दूसरा इतनी खूबसूरत लड़की मेरी पत्नी बन जाएगी। तो इससे बेहतर आखिर और क्या हो सकता है। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो पापा को तो मुझ पर बहुत गर्व होगा। वैसे भी उनको तो यही लगता है कि मैं कुछ खास नहीं कर पाया और वह जो आए दिन मुझे जीजा जी की तरह बिजनेस ज्वाइन करने और उसको संभालने को लेकर तरह तरह की बातें सुनाते रहते हैं, उससे भी मुझे छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि स्नेहा से शादी करके मुझे तो बना बनाया पूरा बिजनेस एम्पायर मिल जाएगा, जिसका मैं इकलौता मालिक होऊंगा। इसके बाद मेरे चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ गई। मैं सोचने लगा कि लड़कियां भी कितनी जल्दी किसी की भी बातों में आ जाती हैं। स्नेहा को तो ये लगा कि उसे वह दो लड़के परेशान कर रहे हैं और मैं हीरो बनकर उसे बचाने आया था, जबकि असल में उन दोनों लड़कों को तो मैंने ही पहले पैसे देकर स्नेहा को परेशान करने के लिए भेजा था, ताकि मैं हीरो की एंट्री मारकर उसके दिल में अपनी जगह बना सकूं। और ये तो बहुत ही पुरानी ट्रिक है, लेकिन सच में ये कमाल की तरकीब है। कोई भी लड़की आपकी एक बार में ही दीवानी हो जाती है। मैंने अपने आप को शाबाशी दी और कहा विक्रम कपूर, अब बस जल्दी से सो जाओ, क्योंकि कल तुम्हें सुबह मिशन स्नेहा पर निकलना है, ताकि तुम उसे इम्प्रेस करके सबसे पहले उसके घर तक पहुंचो और फिर उसके सबसे अच्छे दोस्त बनकर हस्बैंड बनने तक का सफ़र तय कर सको। अगले दिन मैं सुबह सवेरे ही अच्छे से तैयार होकर सही टाइम पर स्नेहा के बताए हुए बंगले के एड्रेस के बाहर पहुंच गया। थोड़ी ही देर के बाद वह खूबसूरत सी ब्लू कलर की ड्रेस पहने हुए अपने बंगले के गेट से बाहर आई। वह इतनी कमाल की लग रही थी कि मेरे पास उसकी तारीफ के लिए कोई शब्द ही नहीं सूझ रहे थे। मैं तो उसे बिना पलक झपकाए एकटक देखता ही रह गया था। मैंने उससे कहा था कि वह अपनी गाड़ी लेकर ना आए, क्योंकि आज का पूरा दिन मैं उसे अपने साथ ही अपनी ही गाड़ी में घुमाऊंगा। धीरे धीरे दिन इसी तरह से बीतने लगे। मेरी और स्नेहा की मुलाकातें अब हर रोज़ की होने लगी थी और वह मुझसे धीरे धीरे इम्प्रेस होने लगी। मुझे तो वह पहले से ही बहुत खूबसूरत लगती थी और अब मुझे भी उससे प्यार होने लगा था। एक दिन मौका पाकर मैंने उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया और मेरी बात सुनकर स्नेहा भी बहुत खुश हो गई। उसने मुझसे तुरंत ही कहा कि वह कल ही अपने डैड से मेरे बारे में बात करेगी। फिर उसने मुझसे कहा कि और तुम भी मेरे बारे में अपने घर पर बात कर लेना। उसके बाद जब हमारी फैमिलीज़ आपस में मिल लेंगी तो फिर हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। मैं तो उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो गया और इसीलिए मैं उसी दिन जैसे ही घर पहुंचा, मैंने तुरंत ही जाकर डैड को स्नेहा के बारे में सब कुछ बता दिया। मैं तो ये बात पहले से ही जानता था कि जब मैं डैड को स्नेहा के बारे में बताऊंगा तो उन्हें पहले तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब मैं स्नेहा के पापा के बिजनेस एम्पायर के बारे में
उन्हें बताऊंगा और ये कहूंगा कि स्नेहा अपने पापा की इकलौती बेटी है। तो ये सुनकर तो डैड बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और मुझे बिना शाबाशी दिए नहीं रहेंगे। मैंने जैसे ही सब कुछ डैड को बताया, वह मुझसे कहने लगे कि ये की ना तूने मेरे बेटे होने वाली बात। अब मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि तू मेरा बेटा है और स्नेहा तेरी पसंद है। डैड ने कहा कि उन्हें इस रिश्ते से कोई भी ऐतराज़ नहीं है। मैं मन ही मन सोचने लगा कि वह तो मुझे पहले ही पता था कि स्नेहा के स्टेटस को जानकर कोई भी मना कर ही नहीं सकता था। मैं तो खुद उसके स्टेटस के लिए ही तो उससे शादी करने के लिए मरा जा रहा था। इधर रजत जीजा जी को जब मैंने अपने और स्नेहा के रिश्ते के बारे में बताया तो पहले तो वह खुश हुए, लेकिन फिर वह मुझसे कहने लगे कि विक्रम, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हो? वह लड़की अभी कुछ महीने पहले ही तो लंदन से लौटी है और अभी तो तुम उसके बारे में कुछ खास जानते भी नहीं हो। तुम दोनों को साथ में घूमते फिरते हुए अभी सिर्फ 1.5 महीना ही तो हुआ है। मैंने कहा, जीजा जी, मुझे उसे जितना जानना था मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ। अब मैं और स्नेहा अगर शादी करना चाहते हैं तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? इतना कहकर मैं वहाँ से चला आया। लेकिन मेरे इस तरह के जवाब से मेरी बहन रागिनी मुझसे थोड़ा नाराज़ हो गई। वह मुझसे कहने लगी कि मुझे जीजा जी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने उससे कहा कि जब तुम जीजा जी को पसंद करती थी तो क्या डैड ने या मैंने किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब किया था? क्या हमने तुमसे एक बार भी कहा कि तुम दोनों लोगों को एक दूसरे से मिले हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है? तो फिर जीजा जी इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? मेरी इस बात पर मेरी बहन चुप हो गई और वो वापस अपने कमरे में चली गई। अगले दिन स्नेहा के पापा मेरे घर पर उसका रिश्ता लेकर आए, जिसे डैड ने खुले दिल से एक्सेप्ट कर लिया। हम सब बहुत खुश थे। मैं जब स्नेहा को हमारी शादी तय होने की मिठाई खिलाने के लिए गया तो वह मुझसे कहने लगी कि विक्रम, न जाने क्यों पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे रजत जीजा जी हमारी शादी से खुश नहीं हैं। मैंने उससे कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो वह कहने लगी कि देखो, यहाँ जितने भी लोग हैं सभी बहुत खुश लग रहे हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे जीजा जी के चेहरे पर ही मुस्कुराहट नहीं है। मैंने कहा कि दरअसल उनका थोड़ा नेचर ही ऐसा है, बस इसीलिए। वह कहने लगी कि लेकिन अब तुम्हारी जब शादी हो जाएगी तो तुम भी जिम्मेदार बनोगे और अभी तक तो तुम्हारे बिजनेस को तुम्हारे जीजा जी डैड के साथ मिलकर संभाल रहे थे और सभी चीज़ों में वही नंबर 1 थे। लेकिन जब तुम्हारी शादी मुझसे हो जाएगी तो उसके बाद तुम नंबर 1 हो जाओगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमसे पिछड़ने का डर तुम्हारे जीजा जी को सता रहा हो? स्नेहा की इस बात पर मैंने उससे कहा कि तो अब मुझे नंबर 1 लड़की पसंद आ गई है तो इसमें क्या मेरी गलती है? अब थोड़ी बहुत जलन तो होनी भी चाहिए, वरना मज़ा किस बात का है? इसके बाद हम दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। इधर शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं, लेकिन जीजा जी बार बार मुझे ये बात समझा रहे थे कि मैं एक बार फिर से सोच लूं। उनकी ऐसी बातें सुनकर मेरा दिमाग बुरी तरह से खराब हो जाता था। इसीलिए जब मेरे पास स्नेहा का फ़ोन आया तो मैं थोड़ा सा झुंझलाया हुआ था। वह मुझसे कहने लगी कि आखिर क्या बात है? तो गुस्से में मैंने उसे सब कुछ बता दिया। इस पर स्नेहा ने मुझसे कहा कि मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीजा जी हमारी शादी से कुछ ज़्यादा ही जल रहे हैं। थोड़ी बहुत जलन की बात कुछ और होती है, या फिर उन्हें इस बात की जलन है कि तुम्हारी शादी एक इतनी अमीर लड़की से हो रही है और इसीलिए उन्हें इस बात का कुछ ज़्यादा ही बुरा लग रहा है कि तुम्हारी होने वाली वाइफ हद से ज़्यादा खूबसूरत है और एक करोड़पति लड़की है। मैंने स्नेहा से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अब कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। मेरे जीजा जी ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। मैं उन्हें बहुत समय से जानता हूँ। तुम नहीं जानती हो कि उन्होंने मेरा हमेशा कितना साथ दिया है। वह बस मेरे भले के लिए ही मुझसे इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। मैं खुद भी जानता था कि मेरे जीजा जी हमेशा मेरा भला ही चाहते थे, लेकिन वह बार बार जब मुझे एक ही बात कहकर रह गए थे तो उससे मुझे थोड़ी चिड़चिड़ाहट हो रही थी, बस और कुछ नहीं। खैर कुछ ही दिनों के बाद मेरी और स्नेहा की शादी हो गई।
और उसके बाद मैं और स्नेहा पेरिस अपनी शादी को सेलिब्रेट करने के लिए घूमने गए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पेरिस से लौटने के बाद स्नेहा के डैड ने मुझे अपने बिजनेस में 50% का पार्टनर भी बना दिया। मैंने उनका बिजनेस संभालना भी शुरू कर दिया था। इधर स्नेहा ने कहा कि वह मेरे डैड के बिजनेस को ज्वाइन करना चाहती है, क्योंकि वह कुछ नया सीखना चाहती है, कुछ नया ट्राई करना चाहती है। अपने डैड के बिजनेस में उसे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। मैंने उससे कहा कि अब तुम इस घर की बहू हो, तो तुम जो चाहे वह करो। वैसे भी मुझे स्नेहा के ऑफिस जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और ये तो बहुत ही अच्छा था कि वह मेरे डैड के बिजनेस को ज्वाइन करे, क्योंकि अगर वह ऐसा करती है तो उसके डैड से हमें आगे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पर फाइनेंशियली हेल्प भी आराम से मिलती रहेगी। कुछ दिनों के बाद जब मैं एक बिजनेस ट्रिप से वापस लौट कर आया तो स्नेहा मुझसे कहने लगी कि विक्रम, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे इस घर में कोई है जो मुझ पर नज़र रखता है। मैंने उससे कहा कि लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तो वह कहने लगी कि दरअसल कल जब मैं बाथरूम में नहाने के लिए जा रही थी तो मुझे कई बार ऐसा लगा कि जैसे कि वहाँ की खिड़की से कोई बार बार मुझे झांक कर देख रहा है। यहाँ तक कि कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं रात को अपने कमरे में अकेली सोती हूँ तो मुझे खिड़की के बाहर किसी का साया गुजरता हुआ दिखाई देता है। मैंने स्नेहा से कहा कि तुम शायद अकेलेपन की वजह से ज़्यादा डर रही हो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम इस वक्त ज़्यादा काम कर रही हो और उसके ही स्ट्रेस की वजह से ही तुम्हें इस तरह से लग रहा है। मैंने उसे उस वक्त तो समझा दिया था, लेकिन ना जाने क्यों पर मुझे ऐसा लगा कि कहीं स्नेहा का ये वहम सच तो नहीं है। इसके 2 दिनों के बाद ही मुझे एक मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा था, लेकिन अचानक ही वह मीटिंग कैंसिल हो जाने के कारण मुझे आधे रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। लौटते लौटते मुझे काफ़ी रात हो गई थी। मुझे लगा कि घर पर सब लोग सो गए होंगे और इसीलिए मैंने किसी को भी फ़ोन करके अपने आने की खबर नहीं दी। जब मैं रात को घर में एंटर हुआ तभी मुझे एक साया बालकनी की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में कोई चोर घुस आया हो। मुझे घर के गार्ड्स पर बहुत तेज़ गुस्सा आने लगा कि ये लोग इतने आलसी होते हैं कि अपना कोई भी काम ठीक से नहीं करते। मैं तुरंत ही बालकनी की तरफ दबे पांव जाने लगा तो वहां पहुंचकर मैंने सामने जिसे देखा उससे तो मेरे होश ही उड़ गए। वह साया किसी और का नहीं बल्कि मेरे जीजा जी रजत का था। जीजा जी मेरे कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। अब मुझे स्नेहा की वह बात याद आई जब वह मुझे ये बात कह रही थी कि उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई है जो उस पर हर वक्त नज़र रखता है। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था कि स्नेहा सच कह रही थी। ये उसका कोई वहम नहीं था। मुझे जीजाजी पर उस वक्त बहुत तेज गुस्सा आया कि वह मेरी बीवी पर अपनी गलत नज़र रख रहे हैं, लेकिन मैं उनसे कुछ भी नहीं कह सका। मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गया। स्नेहा उस वक्त बहुत गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन इधर गुस्से के कारण मेरा तो सर दर्द की वजह से फटा जा रहा था। मैं सोचने लगा कि जीजाजी तो पहले ही मेरी इस शादी से खुश नहीं थे। फिर मुझे लगा कि कहीं सच में ऐसा तो नहीं है कि जीजाजी को इस बात से जलन हो रही हो कि मेरी शादी इतनी अमीर और खूबसूरत लड़की से हो गई है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर वह मेरी बीवी पर इस तरह से आखिर नज़र क्यों रख रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं सुबह होते ही रागिनी दीदी को जीजाजी के बारे में बताऊंगा, उनसे कहूंगा कि वह अपने पति को संभाल लें। लेकिन फिर मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि दीदी को ये बात बर्दाश्त ना हो, क्योंकि दीदी पहले ही हार्ट की मरीज़ हैं और इस बात से अगर उन्हें कोई सदमा लगा तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। और फिर बिना सबूत जीजा जी पर इस तरह से शक करना भी गलत है, क्योंकि ये तो मेरा दिल जानता था कि मेरे जीजा जी मेरा कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। इसीलिए उस दिन के बाद से मैं रजत जीजा जी पर नज़र रखना शुरू कर दिया और मैंने ये नोटिस किया कि पहले तो वह स्नेहा से बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे
वह अब उससे खूब हंसी मजाक करने लगे थे और स्नेहा भी उनसे खूब सारी बातें किया करती थी। लेकिन ये सब देखकर अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि एक दिन तो जब मैं रात को ऑफिस से लौट कर आया तो मैंने देखा कि स्नेहा की आवाज़ स्टडी रूम से आ रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि इतनी रात में स्नेहा स्टडी रूम में अकेले क्या कर रही है। और जब मैं अचानक से वहाँ पर पहुँचा तो देखा कि वहाँ तो उसके साथ रजत जीजा जी भी अकेले बैठे हुए थे और वह दोनों वहाँ बैठकर बातें कर रहे थे। स्नेहा को उस वक्त जीजा जी के साथ अकेले देखकर मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया। मैं तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर वहाँ से अपने कमरे में ले आया। इस पर वह मुझसे कहने लगी कि तुमने वहाँ पर इस तरह का बिहेव क्यों किया। मैंने कहा कि तुम्हें इतनी रात को जीजा जी के साथ अकेले स्टडी रूम में जाने की क्या ज़रूरत थी। तो वह कहने लगी कि दरअसल जीजा जी को ऑफिस के ज़रूरी काम को लेकर मुझसे कुछ डिस्कशन करना था और इसीलिए उन्होंने मुझे स्टडी रूम में बुलाया था। अब तुम ही बताओ कि अगर मैं नहीं जाती तो उन्हें बुरा नहीं लगता। उसका मासूम चेहरा देखकर मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। मैं मन में सोचने लगा, स्नेहा तुम कितनी भोली हो। तुम नहीं जानती कि तुम पर इस तरह से नज़र रखने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे जीजा जी ही हैं। लेकिन मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता वरना तुम पता नहीं क्या सोचोगी। मैंने स्नेहा से कहा कि वह सब तो ठीक है लेकिन फिर भी इतनी रात में जीजा जी के साथ अकेले आज के बाद मत बैठना। स्नेहा ने अपना सिर हिला दिया और फिर हम दोनों एक दूसरे में खो गए। स्नेहा जीजा जी के साथ ऑफिस में काम करती थी जिसकी वजह से उसे उनसे काफ़ी सारी बातें करनी पड़ती थी। मैंने अब नोटिस किया था कि जीजा जी अब स्नेहा को लेकर कई बार शहर से बाहर की सभी बिजनेस मीटिंग्स में भी जाने लगे थे। मैंने उन्हें कई बार समझाया कि पहले भी तो आप सारी मीटिंग्स को अकेले ही हैंडल करते थे, तो अब स्नेहा को अपने साथ ले जाने की आखिर ज़रूरत ही क्या है। लेकिन उनका कहना था कि जब वह हमारे साथ हमारे ऑफिस में काम कर रही है तो उसे भी तो ये सब हैंडल करना पड़ेगा और उसे भी इस सब का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सब सुनकर मैं चुप हो जाता लेकिन अब मुझे खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं आखिर क्यों स्नेहा को अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कहा। इससे तो अच्छा यही होता कि वह या तो घर पर बैठती या फिर मेरे साथ अपने डैड आलूवालिया का बिजनेस ही संभालती। इस बार जब स्नेहा और जीजा जी एक बिजनेस ट्रिप से वापस लौटे तो एक उड़ती उड़ती खबर मेरे डैड के ऑफिस में काम करने वाले कुछ लोगों के ज़रिए मुझे पता चली कि लास्ट टाइम जब ये लोग बिजनेस मीटिंग के लिए गए हुए थे तो इन्होंने वहाँ पर मीटिंग के अलावा खूब सारा घूमा फिरा और बहुत मस्ती भी की और साथ ही ये होटल के एक ही रूम में रुके थे। मुझे जब ये बात पता चली तो मैं गुस्से से आग बबूला हो गया। मैंने स्नेहा को वह पूरी बात बताई और उससे पूछा कि इस सब में कितनी सच्चाई है। तो वह कहने लगी कि हाँ विक्रम, ये बात सच है लेकिन मेरी बात का यकीन मानो, उस दिन किसी भी जगह पर वहाँ पर होटल में कोई भी रूम खाली ही नहीं थे। और फिर रजत जीजा जी ने ही मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, अगर एक ही रूम अवेलेबल है भी तो हम दोनों उसमें आराम से रह सकते हैं। तुम कंफर्टेबल ही मेरे साथ रुक जाना, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। और फिर तुम भी तो कहते हो कि तुम्हारे जीजा जी बहुत अच्छे हैं और बहुत भरोसेमंद इंसान हैं, इसीलिए मैंने भी उन पर भरोसा किया और मैं उनके साथ उस रूम में रुक गई। मैं आराम से बेड पर लेट गई थी और जीजा जी सोफे पर लेट कर सो गए थे। स्नेहा के मुंह से ये सब सुनकर मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। अब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जीजा जी के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। मैंने स्नेहा से कहा कि आज के बाद तुम ऑफिस नहीं जाओगी और घर पर ही रहोगी। ये बात सुनकर स्नेहा गुस्सा होने लगी कि मैं उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो मैंने कहा क्योंकि अगर तुम ऑफिस जाओगी तो रजत जीजा जी तुम्हारे आसपास ही रहेंगे। उसने कहा कि तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, वह वहाँ पर काम करते हैं और मैं भी तो वहाँ काम करती हूँ। मैंने कहा तुम समझती क्यों नहीं हो मेरी इस बात पर। वह मुझ पर चिल्लाकर कहने लगी कि तुम मुझे साफ साफ शब्दों में अपनी बात क्यों नहीं कहते।
उसे गुस्सा होते हुए देखकर मैं भी गुस्से में आ गया और मैं भी उस पर चिल्लाकर कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जीजा जी की तुम पर गलत नज़र है। और ये बात सुनकर स्नेहा बुरी तरह से चौंक गई, लेकिन उसने मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने कहा कि ये सब मेरे दिमाग के शक का कीड़ा है, जिसकी वजह से मैं इतनी घटिया बात सोच रहा हूँ। मैं उससे कहा भी कि मैं खुद जीजा जी को खिड़की से तुम्हारे कमरे में झांकते हुए देखा था, पर स्नेहा ने मेरी किसी भी बात का कोई यकीन नहीं किया। मैं तो इस कदर हैरान था कि मेरी बीवी मेरी ही बात पर यकीन नहीं कर रही है। मेरे जीजा जी ने उसका विश्वास इस कदर जीत लिया था कि वह उन पर जरा सा भी शक नहीं कर रही थी। आखिर ये सब हो क्या रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन जब मैं ऑफिस से वापस लौटा तो मेरी ज़िंदगी में तो भूचाल ही आ चुका था। दरअसल स्नेहा से शादी के बाद भी मैं कई सारी लड़कियों के साथ रिश्ते में था, क्योंकि मैं शुरू से ही इसी तरह का लड़का था। मैं हमेशा ज़िंदगी को मौज मस्ती से जीना चाहता था और पार्टी करना, घूमना फिरना, इन सब चीज़ों में ही मुझे मज़ा आता था। लेकिन उस दिन जब मैं घर वापस लौटा तो मेरी इन सभी तरह की अय्याशियों के सबूत किसी ने स्नेहा के पास भेज दिए थे। स्नेहा ने मुझे वह सारी तस्वीरें दिखाईं जिन्हें देखकर मैं दंग रह गया। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि ये सब झूठ है और किसी ने एडिटिंग करके ये सारी फ़ोटोज़ को तैयार किया है, पर वह तो मेरी एक भी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। फिर जैसे तैसे करके मैंने अपने झूठे घड़ियाली आंसू बहाकर उसे इस बात का यकीन दिलाया कि कोई मेरे और तुम्हारे रिश्ते को ख़राब करना चाहता है। फिर बड़ी मुश्किल से उस दिन मैं स्नेहा को मना पाया था, लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे खिलाफ ये साजिश किसने की है। कौन है जो मेरे और स्नेहा के रिश्ते को तोड़ना चाहता है? किसकी आंखों में मेरा और स्नेहा का रिश्ता खटक रहा है? इस बात का पता लगाने के लिए मैंने एक डिटेक्टिव को हायर किया और फिर उस डिटेक्टिव ने मुझे जो कुछ भी बताया उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मेरी वह सारी तस्वीरें निकलवा कर स्नेहा के पास भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि रजत जीजा जी ही थे। अब ये सब जानकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई थी। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि रजत जीजा जी के अलावा और किसी की भी आंखों में अब तक मेरा और स्नेहा का रिश्ता चुभा नहीं है। लेकिन अब मैंने भी सोच लिया था कि मैं रजत जीजा जी को छोड़ूंगा नहीं। मैं जब गुस्से में तमतमाया हुआ घर पहुंचा तो वहां तो कुछ और ही चल रहा था। घर में एक अजीब तरह का शोर मचा हुआ था। हर कोई यहाँ वहाँ भाग रहा था। हाय तौबा हो रखी थी। ये सब देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। सारे नौकर एक जगह पर जमा थे और आपस में वह ना जाने क्या बातें कर रहे थे। डैड के कमरे के बाहर ऑफिस के भी काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे। जब मैं अंदर गया तो डैड की हालत देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गया। रागिनी दीदी ने मुझे रोते रोते बताया कि डैड को पैरालाइज का अटैक आया है, और ये बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए कि अचानक से मेरे डैड के साथ ये ना जाने क्या हो गया। स्नेहा भी वहीं बैठी बुरी तरह से रो रही थी। डॉक्टर ने कहा कि डैड के ठीक होने के चांस अब ना के बराबर ही हैं। ये सुनकर तो हम सभी को बहुत गहरा धक्का लगा था। उस हादसे के बाद मैंने रजत जीजा जी से उस सब के बारे में कोई भी बात करना ठीक नहीं समझा। मुझे लगा कि अभी अगर मैंने उनसे कुछ भी कहा तो शायद इसका असर कहीं मेरे डैड पर ना हो जाए और मैं उनकी तबीयत के साथ और भी ज़्यादा कोई रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि अगर मैं जीजा जी से कुछ भी कहता तो वह बात रागिनी दीदी तक ज़रूर जाती और रागिनी दीदी बिना डैड को बताए रहती ही नहीं, तो एक तरह से इस बात का असर सभी के ऊपर होता। इसीलिए मैं उस वक्त खामोश हो गया। लेकिन इस सब स्ट्रेस की वजह से मैं अब और भी ज़्यादा नशे में डूबा रहने लगा। एक दिन जब मैं घर वापस लौटा तो मेरे कमरे से स्नेहा के चीखने की आवाज़ मुझे नीचे हॉल में सुनाई दी, जिसे सुनकर मैं बुरी तरह से घबराया। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं उस वक्त काफ़ी नशे में था और मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। इसीलिए मैंने रागिनी दीदी को आवाज़ लगाई, लेकिन उस वक्त वह घर पर नहीं थी, इसीलिए मुझे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने रजत जीजा जी को आवाज़ लगाई।
पर वह भी अपने कमरे से बाहर निकल कर नहीं आए। इसलिए मैं तुरंत ही घबराया हुआ अपने कमरे में पहुंचा और अंदर का नज़ारा देखकर मेरे तो होश ही उड़ चुके थे। मैंने देखा कि स्नेहा उस वक्त बिल्कुल ऐसी हालत में थी जैसी कोई भी लड़की सिर्फ अपने पति के सामने ही होती है। जीजा जी मेरी स्नेहा के साथ गलत तरीके से पेश आ रहे थे। मैंने उन्हें एक झटके से दूर फेंकने की कोशिश की तो वह तो मेरे साथ ही उल्टा हाथापाई करने लगे, जिससे मैं बुरी तरह से बौखला गया और फिर मैंने भी उन्हें अपनी पूरी ताकत से जमकर पीटना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने मुझे एक ज़ोर का धक्का दिया। मैं सीधा जाकर टेबल से टकराकर नीचे गिरा और तभी मेरी नज़र वहीं पर रखी हुई गन पर पड़ी और मैं गुस्से में आकर उस गन की सारी गोलियां जीजा जी के सीने में उतार दी और उन्होंने वहीं के वहीं दम तोड़ दिया। गुस्से में मैंने ऐसा कर तो दिया था, लेकिन अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ये क्या किया। स्नेहा भी बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो विक्रम, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे जीजा जी की मुझ पर गलत नज़र है, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारा विश्वास नहीं किया और आज वह अपने गलत इरादों को लेकर मेरे पास आए और उन्होंने मेरे साथ ये सब करने की कोशिश की। वो तो ऐन मौके पर आकर तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन गुस्से में आकर तुमने ये क्या कर दिया है। तुमने अपने ही जीजा जी को ख़त्म कर दिया। तुमने अपनी बहन को विधवा कर दिया, उसका सुहाग उजाड़ डाला। मैं बार बार स्नेहा के सामने दोहराने लगा कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था, ये तो मुझसे गलती से हो गया। अभी मैं अपने बेगुनाह होने की दुहाई स्नेहा के सामने दे ही रहा था कि तभी वहाँ पर पुलिस आ गई और फिर वह लोग मुझे पकड़कर ले गए। कोर्ट में मुझ पर केस चलने लगा। सबूत और गवाही के आधार पर मेरा जुर्म साबित हो गया और फिर इसीलिए मुझे फांसी की सज़ा भी दे दी गई। मैं कोर्ट में चिल्ला चिल्ला कर सबसे कहता रहा कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, लेकिन किसी ने भी मेरी एक नहीं सुनी। पर मैंने सोच लिया था कि मैं अच्छे से अच्छा और महंगे से महंगा वकील करूँगा और मैं जानता था कि कैसे भी करके मेरी स्नेहा मुझे इस कैद से आज़ाद करा ही लेगी। यही सोचकर मैंने अपने मैनेजर और स्नेहा को मुझसे मिलने के लिए बुलाया। जब वो दोनों मुझसे मिलने आए तो उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हो गया। मैंने अपने मैनेजर से कहा कि जल्द से जल्द इस शहर का जो सबसे अच्छा वकील हो उसे मेरे लिए हायर करो और उससे कहो कि वह मुझे इस कैद से आज़ादी दिलाएं। मेरा मैनेजर मुझसे बोला कि लेकिन सर, उसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि इतने अच्छे वकील की फ़ीस बहुत महंगी होगी। मैंने उससे कहा कि तो पैसों की आखिर कमी ही क्या है। वो कहने लगा कि लेकिन सर, आपके पास तो अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। वह क्या बक रहा था, उसकी कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने उससे कहा कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे पास इस वक्त करोड़ों की प्रॉपर्टी है और अब तो मैं उसका अकेला ही मालिक हूँ। वह मुझसे कहने लगा कि दिमाग तो आपका खराब हो गया है सर, उस करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक आप नहीं बल्कि स्नेहा मैडम हैं। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मैंने स्नेहा की तरफ हक्की बक्की नज़रों से देखा तो वह अपने चेहरे पर एक शैतानी हंसी हंसते हुए मेरे करीब आई। उसने मैनेजर को वहाँ से जाने का इशारा किया। उसका इशारा मिलते ही मैनेजर वहाँ से चला गया। उसके बाद स्नेहा मुझसे कहने लगी कि क्यों, क्या चक्कर आ रहा है, पानी तो नहीं चाहिए? क्या तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये तुम्हारे साथ अचानक से क्या हुआ? मुझे वाकई में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि स्नेहा ये कौन सा खेल मेरे साथ खेल रही थी। मैंने उससे कहा कि आखिर ये सब क्या है स्नेहा, ये मैनेजर यहाँ पर क्या बक रहा था? मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन तुम। स्नेहा ने कहा कि अभी तो सिर्फ एक सच तुम्हारे सामने आया है, अभी तो बहुत से सच ऐसे हैं जिन्हें सुनकर तुम्हारे कानों से गरम गरम लावा निकलेगा। मैं बौखलाई हुई आवाज़ में स्नेहा से बोला कि पहले तुम मुझे ये बात बताओ कि क्या सच में तुमने मेरी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा ली है? तो वह कहने लगी कि हाँ, अब तुम एक कंगाल इंसान हो। तुम्हारी पूरी जायदाद की अब सिर्फ इकलौती मैं मालकिन हूँ। मैंने उसे चिल्ला चिल्ला कर कहा कि तुमने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया?
और डैड कहाँ हैं और मेरी बहन कहाँ है? तो स्नेहा कहने लगी कि तुम्हारे पापी बाप को जिस जगह पर होना चाहिए वह उसी जगह पर है, और तुम्हारी बहन वो तो पागल हो चुकी है, इसीलिए उसे पागल खाने पहुंचा दिया गया है। स्नेहा के मुंह से डैड के लिए और अपनी बहन के लिए ऐसे शब्द सुनकर मैं उसका गला पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह मेरी गिरफ्त में नहीं आ सकी। वह अभी भी ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। कुछ देर तो मैं चिल्लाता रहा, लेकिन फिर अपनी बेबसी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे कहा कि तुमने मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों किया? स्नेहा कहने लगी, यही तो मैं भी तुम्हें बताने के लिए यहाँ आई हूँ। इतने बेहाल क्यों हो रहे हो? उसके बाद उसने कहा कि तुम्हें याद है आज से 2 साल पहले जब तुम नशे में धुत होकर एक क्लब से बाहर निकले तो वहाँ पर जिस लड़की पर पहले से ही तुम्हारी गलत नज़र थी, वह जब तुम्हें उसकी गाड़ी की तरफ जब जाती हुई दिखाई दी तो तुम गलत इरादे से उसके पीछे गए। तुम्हें तो वैसे भी शुरू से जो लड़की पसंद आ जाती थी वह अपने साथ चाहिए होती थी। तुमने सोचा कि ये लड़की भी वैसी ही होगी और तुम उसके पास अपनी ख्वाहिशें लेकर पहुंच गए, लेकिन वह जब तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुई तो तुमने उसके सामने अपनी दौलत की बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दिया। तुमने सोचा कि शायद वह तुम्हारे पैसों के लालच में आकर तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन इस सब के बावजूद भी उसने तुम्हें घास तक नहीं डाली, जिससे तुम बुरी तरह से चिढ़ गए और फिर तुम उसके साथ गलत करने की कोशिश करने लगे। जब तुम उसे अपनी गाड़ी के पास खींच कर ले गए और उसके साथ गलत तरह से पेश आ रहे थे और वह बेचारी तुमसे अपने आप को दूर करने के लिए बुरी तरह से तुमसे लड़ रही थी, तभी वहाँ पर मोटरसाइकिल पर एक लड़का आता है और वह तुम्हें उस लड़की के साथ ऐसा करने से रोकता है, लेकिन तुम उस वक्त अपने गुरूर में थे और तुमने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। अभी तुम्हारे और उसके बीच हाथापाई चल ही रही थी कि तभी उस लड़के के ऊपर किसी ने पीछे से गोली चला दी और उस लड़के पर गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा जीजा रजत ही था। ये देखकर तुम बहुत खुश थे कि तुम्हारे जीजा ने तुमसे भिड़ने वाले इंसान को ख़त्म कर दिया। वह लड़की बेचारी बुरी तरह से डरी हुई थी और खुद को बचाने वाले लड़के को बचाने की कोशिश करने लगी तो तुमने उसके भी सर पर ऐसी चोट दी थी कि वह वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। उसके बाद तुम पर इस पूरे हादसे की वजह से केस चला, लेकिन तुम्हारा बाप जो कि शहर का सबसे बड़ा वकील है, जो उस वक्त तुम्हें बचाने के लिए सामने से उतर आता है। अब अगर तुम्हें सज़ा हो सकती थी तो सिर्फ़ और सिर्फ उस लड़की की गवाही की वजह से ही होती। इसीलिए तुम लोग उस लड़की को और उसके पिता को भी बुरी तरह से डराते धमकाते हो। वह लोग भले ही पैसे वाले थे, लेकिन तुम्हारी तरह उनका परिवार गुंडों का परिवार नहीं था। वह सीधे साधे लोग थे और इसीलिए तुम्हारी धमकी से वह लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और वह लड़की ना चाहते हुए भी तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं देती और तुम आराम से बाइज्जत बरी होकर सीना चौड़ा करके अपने घर वापस आ जाते हो। तुम्हें इस बात का कोई मलाल नहीं था कि तुमने किसी इंसान की जान ले ली, वह इंसान जो किसी का बेटा था, किसी का भाई था, लेकिन वह लड़की इस झूठी गवाही का बोझ सह नहीं पाती है और सदमे में चली जाती है। जिस इंसान ने उसकी इज्जत को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, उसी इंसान को इंसाफ दिलाने के लिए वह सच्ची गवाही तक ना दे सकी और इसी गिल्ट की वजह से कुछ ही दिनों के बाद वह लड़की अपनी ज़िंदगी भी ले लेती है। अब आज जब तुम खुद इन सलाखों के पीछे हो और तुम्हें भी मौत की सज़ा मिली है, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि दर्द और तकलीफ़ किसे कहते हैं। मैंने स्नेहा से कहा कि तुमने मुझे ये तो याद दिला दिया कि मैंने क्या किया था, लेकिन तुम कौन हो? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। स्नेहा ने कहा कि वह उसी लड़के की बहन है जिसे मेरे जीजा रजत ने उस दिन ख़त्म कर दिया था। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। उसके बाद स्नेहा ने कहा कि जब मुझे कानून से इंसाफ नहीं मिला तब मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं अपने भाई की जान लेने वालों को हर हाल में अपने तरीके से सज़ा देकर ही रहूँगी।
इसीलिए मैंने उसी लड़की के पिता से इस सब में मदद मांगी जिसके साथ तुमने उस दिन वह सब करने की कोशिश की थी, और तुम्हारे ही कारण उस लड़की के पिता ने भी अपनी बेटी को खो दिया था। उस लड़की के पिता ने मेरा पूरा साथ दिया। उन्होंने अपना पैसा और स्टेटस मुझे दिया और मैंने अपना एक नकली पिता बनाकर तैयार किया और उसे तुम्हारे सामने मैं लंदन से लौटी हुई स्नेहा आलूवालिया बनकर आ गई। मुझे पहले से ही पता था कि तुम खूबसूरत लड़कियों को देखकर हमेशा उनके पीछे पीछे घूमते हो, और ऊपर से अगर वह लड़की करोड़पति हो तब तो तुम उसे अपने शीशे में उतारने की पूरी कोशिश करते हो। और मुझे देखकर तुमने ठीक वैसा ही किया जैसा मैंने सोचा था। तुम्हें क्या लगता है कि उस दिन तुमने वह चाल चली थी कि उन लड़कों को मेरे पास भेजकर तुम उनसे मुझे परेशान करवा रहे थे, और फिर तुमने मुझे उनसे बचाकर खुद को हीरो बना लिया? अरे तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। दरअसल तुम मुझे नहीं फंसा रहे थे, बल्कि मैं तुम्हें फंसा रही थी। इसके बाद जब मैं तुम्हारी दुल्हन बनकर तुम्हारे घर पहुंची तो मैंने तुम्हारे दिमाग में ये शक का बीज बो दिया कि तुम्हारे जीजा तुमसे जल रहे हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे जितनी खूबसूरत और पैसे वाली बीवी नहीं मिली है। ऊपर से बैठे बिठाए तुम इतने बड़े एम्पायर के इकलौते मालिक भी बन गए हो, और इसीलिए अब वह तुम्हारी बहन का पत्ता काट कर अपना सिक्का फिट करना चाहता है। और फिर देखो, मेरा निशाना बिल्कुल सही जगह पर जा लगा। तुम अपने जीजा पर शक करने लगे। शुरुआत में मैंने रजत को यही दिखाया कि मैं तुम लोगों के खिलाफ कोई साजिश रच रही हूँ, ताकि रजत आए दिन मुझ पर नज़र रखे और तुम उसे मेरे ऊपर नज़र रखते हुए देख लो और यही समझो कि उसकी गलत नज़र मेरे ऊपर है। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने रजत से दोस्ती कर ली और उसे ये दिखाया कि उसे अभी तक जो कुछ मेरे बारे में लग रहा था वह सब गलत था। मैंने जानबूझकर इसीलिए तुम्हारा बिजनेस ज्वाइन किया था कि मैं रजत के और भी करीब जा सकूं, और फिर मैंने धीरे धीरे उसको ये बताना शुरू किया कि अगर वह मुझे पहले मिल जाता तो मैं विक्रम को कभी भी नहीं चाहती, क्योंकि वह तो विक्रम से भी कई ज़्यादा बेहतर है। मैंने उसे हर पल इस बात का एहसास दिलाया कि वह असल में मेरे डैड के जितने बड़े एम्पायर को संभालने के काबिल है, क्योंकि उसने तुम्हारे पापा के बिजनेस को भी बहुत ही काबिलियत से संभाल रखा था, जबकि उल्टा तुम उसके सामने कहीं भी नहीं टिकते। मेरी इस तरह की बातों से वह धीरे धीरे मुझसे इम्प्रेस होने लगा था, और फिर मेरी खूबसूरती का जादू भी उसके ऊपर चलने लगा था, और वह तुम्हारी बहन से छुटकारा पाने के बारे में भी सोचने लगा था। एक के बाद एक करके मैं उसके और अपने बीच की नज़दीकियों की खबर तुम तक किसी न किसी के जरिए पहुंचवाती ही रही थी। और मेरे पास जो उस दिन तस्वीरें तुम्हारी उन लड़कियों के साथ की थीं, वह भी दरअसल खुद मैंने ही खींची थी, और फिर तुमने जो डिटेक्टिव हायर किया था उसे भी पैसे देकर मैंने ही उसे तुमसे ये कहलवा दिया था कि सारी तस्वीरें उस तक तुम्हारे जीजा रजत ने भिजवाई हैं। तुम्हारे बाप को पैरालाइज का अटैक नहीं पड़ा था, बल्कि मैंने ही उसे डॉक्टर को पैसे देकर ऐसा इंजेक्शन लगवा दिया था कि उसका शरीर पूरा लकवाग्रस्त हो जाए और फिर वह धीरे धीरे एक मजबूर ज़िंदगी जिए और मजबूर होकर ही ख़त्म हो जाए। उस दिन जब तुम ऑफिस से लौट कर आए थे तो तुम्हारे आने से पहले मैं रजत को अपने साथ वह सब करने के लिए इस कदर भड़का दिया था कि वह खुद पर काबू ही नहीं रख पा रहा था और वह बेताब होता जा रहा था। ऊपर से मैंने उस दिन उसके जूस में एक ऐसी दवा मिला दी ताकि वह अपनी भावनाओं को काबू में ना रख सके और खुद पर से पूरा कंट्रोल खो दे और नशे में डूब जाए, और इसीलिए मैं उसे और ज़्यादा इन सब चीज़ों में आगे बढ़ाने के लिए बेकाबू कर सकूं। इस कारण मैं उसके सामने इस तरह से गई जैसे हमेशा तुम्हारे सामने होती थी। मुझे ऐसे देखकर उसका दिमाग का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया और फिर वह मुझे अपनाने के लिए पूरी तरह से पागल हो गया। वो अंधा हो चुका था और फिर तो वह जैसे ही बेकाबू हुआ उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं भी इस बात का फ़ायदा उठा रही थी क्योंकि मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रही थी, इसीलिए पहले तो मैं भी उसका साथ देती रही, लेकिन जैसे ही मुझे तुम्हारे घर पर आने का अंदाज़ा हुआ कि तुम बस कमरे में आने ही वाले हो,
तभी मैं चीखने चिल्लाने का नाटक करने लगी ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे जीजा जी मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं और फिर तुम वही करो जो मैं एक अच्छे पति को करना चाहिए। और देखो, तुमने ठीक वैसा ही किया। तुमने उसे पीटना शुरू कर दिया और उस वक्त तुम्हारा जीजा भी अपने दिमाग का संतुलन पूरी तरह से गंवा बैठा था, क्योंकि उस पर मेरी दी हुई दवा का असर था। इसीलिए उसे तो मेरे सिवाय उस वक्त कुछ भी नहीं दिख रहा था और इसी नशे में वह तुमसे भी बुरी तरह से भिड़ गया। वह गन तो मैंने पहले ही तैयार करके मेज पर रख दी थी ताकि तुम में से अगर कोई भी उस तरफ गिरे तो गन को देखते ही तुम दोनों में से कोई भी उसे चला दो। अब देखना ये था कि आखिर उसका निशाना कौन बनता, तुम या फिर तुम्हारा जीजा। पर मैं दिल से चाहती थी कि उस तरफ तुम जाओ, ताकि जिस तरह से रजत ने मेरे भाई के सीने में गोली दागी थी, मैं चाहती थी कि तुम भी उसके सीने पर गोली चलाओ और अब जो भी बचे उसे फांसी की सज़ा होती। देखो, आज तुम सलाखों के पीछे हो और अब धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म होते हुए देख रहे हो और फांसी का इंतज़ार कर रहे हो। अब कोई भी नहीं बचा है जो तुम्हारे पाप की सज़ा से तुम्हें बचा सके। अब तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सज़ा हर हाल में मिलकर ही रहेगी। स्नेहा की बात सुनकर मैं रोने लगा कि मेरे जीजा जी हमेशा साए की तरह मेरे साथ थे। मैंने उनकी ज़िंदगी को अपने हाथों से ले लिया। स्नेहा कहने लगी, आज पता चला कि किसी अपने की मौत का गम क्या होता है। आज से 2 साल पहले मैं भी इसी तरह से अपने भाई के गम में रो रही थी, लेकिन उस वक्त कोई भी नहीं था जो मुझे उस दर्द से निजात दिलाता। और देखो, आज भी बिल्कुल वही सिचुएशन है, बस मेरी जगह आज तुम हो। आज तुम्हारे पास भी कोई नहीं है कि तुम्हारे इस दुख को तुम्हारे पास आकर बांट ले। आज तुम अपने पूरे परिवार को एक साथ खो चुके हो। इसके बाद स्नेहा ने कहा, और हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई, ये प्रॉपर्टी मैंने अपने नाम पर कैसे ट्रांसफ़र करवाई थी। दरअसल ये भी मैंने तुम्हारे जीजा को बेवकूफ़ बनाकर ही अपने नाम पर करवाई। ऑफिस के कुछ कागज़ों को मैंने उसे देते हुए ये कहा कि इन पर तुम्हारे बाप के सिग्नेचर चाहिए। वो तो उस वक्त मेरा इस कदर दीवाना था कि वह बिल्कुल अंधविश्वास करके मेरी हर बात मान लेता था और इसीलिए उसने एक बार भी उन कागज़ों को पलट कर नहीं देखा कि उनमें क्या लिखा हुआ है और उसने अपने ससुर से जाकर साइन ले लिए। उसका नतीजा आज ये है कि तुम और तुम्हारा पिता दोनों ही कंगाल हो चुके हो। इस सब में तुम्हारी बहन रागिनी बेचारी बिना बात ही पिस गई, लेकिन किया भी क्या जा सकता है। ये उसकी बुरी किस्मत है कि वह तुम्हारी बहन बनकर पैदा हुई और उसकी शादी रजत से हुई। इसके बाद स्नेहा वहाँ से चली गई और मैं अपने अतीत के किए हुए बुरे कर्मों को याद करके रोने लगा। मैंने आज तक बहुत लोगों के साथ गलत किया। मुझे लगता था कि हमारे पास इतनी पावर है कि कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर आज एक औरत ने मेरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया था और मैं अपने किए का अंजाम भुगत रहा था। अब मेरी अकड़ पूरी तरह से निकल चुकी थी और मैं अब अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था। दोस्तों, आज बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अपने पैसे और पावर की चमक में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि वो गरीब इंसान को कीड़ा मकोड़ा समझकर अपने पैरों के तले रौंदने की कोशिश करते हैं, जबकि वो भूल जाते हैं कि इस दुनिया में भगवान की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। और जब वो इंसाफ करते हैं तो कहते हैं कि उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। इसीलिए हमें बुरे कर्मों को करने से बचना चाहिए और सभी इंसानों को एक बराबर मानना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।